वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका कोई भी हिंदी का लेसन मिस ना हो, छूटे ना। तो मैं चंद्रोदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक हमारा लॉकडाउन खुलता नहीं है आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो हिंदी ही है। कक्षा 10 अध्याय 4 जो कि कविता है, जिसका कल हमने अध्ययन किया था और उसका भावार्थ कल हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे, जो प्रश्न अभ्यास है। आज हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि कविता का अभ्यास सरलता से कर पाना। हर स्टूडेंट कविता में दिए गए प्रश्न अभ्यास को सरलता से कर पाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए हमें सामग्री जो चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो है रफ नोटबुक, कॉपी, पेन या पेंसिल जो भी आपके पास में हो, और आपकी पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक हिंदी की। इसके लिए आपको 15 सेकंड्स दिए जाते हैं। ठीक है, आप अपना मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, तो उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेसन। हमारा प्यारा भारतवर्ष, जयशंकर प्रसाद, हिंदी लेसन बाय चंद्रोदय सिंह। मैं इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है, भाव सौंदर्य में, कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। कवि ने भारत को हिमालय का आंगन इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत की ओर से भारत को पूरी तरह से घिरे हुए है, और जब भोर होती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी लाली हिमालय के आंगन में बिखेर रहा है। ठीक है ना। जब सुबह होने वाली होती है तो सूरज की लाली चारों तरफ फैलकर प्रकाशमान होकर ऐसा लगता है कि मानो हिमालय के आंगन में सूरज की लाली बिखर रही है। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कौन सा सम्राट बौद्ध भिक्षु बन गया था? आप सब जानते होंगे। इसका उत्तर राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए बौद्ध भिक्षु बन गए थे। वो बहुत छोटी सी उम्र में अपने घर से निकल गए थे सत्य की खोज में। तो बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया जगह है, वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुए, विख्यात हुए। ठीक है। प्रश्न 3, किस यवन यूनानी राजा को भारत में दया का दान मिला था? तो इसका उत्तर यवन शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। इस तरह यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के सम्राट ने उसे दया का दान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर के साथ जब युद्ध हुआ तो युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया था। यूनान का शासक था वो, यूनान का राजा था। तो वो हारने के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया था। तो ये भारत का महान गुणगान जो है कवि ने इसमें किया हुआ है।
प्रश्न 4 है, जो कि आशय स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनका आशय हमें स्पष्ट करना है। तो एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे और उनका आशय स्पष्ट करेंगे। आइए। क, ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले भारत में फैला। इसका क्या आशय है? अर्थ क्या है? आशय का मीनिंग है अर्थ। निम्नलिखित वाक्य में कवि ये कहना चाहते हैं कि सभ्यता सबसे पहले भारत में ही शुरू हुई और सबसे पहले यहाँ पर ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का प्रकाश यहीं फैला। यही भारत की भूमि है जिसने सारे संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जागृत किया। तो ये इतिहास में भी लिखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ से ही शुरू हुई, सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश भी यहीं फैला और यहीं से पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में ज्ञान का जो प्रकाश था उसने सभी पूरे विश्व के, पूरे देशों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाया। ख, अगला, भारत हमारा मूल स्थान है, हम बाहर से नहीं आए। ये पंक्ति यहाँ पर ऐसा कहती है कि बहुत सारी किताबों में इतिहासकारों ने ये लिखा है कि आर्यन लोग जो थे वो बाहर से आए थे, लेकिन जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम इसी देश के रहने वाले थे, हम कहीं बाहर से नहीं आए थे, हम इसी भारत की संतान हैं, अर्थात हम ही आर्य हैं। जिस सभ्यता का भारत में उदय हुआ हम उन्हीं की संतान हैं। जो सभ्यता भारत में जन्मी, यहीं पर पनपी, यहीं पर पली बड़ी, हम उसी की संतान हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए थे। ग, शक्तिशाली होकर भी हमने विनम्रता नहीं छोड़ी। इस वाक्य का क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि भारत वीरों की भूमि सदैव से रहा है, किंतु आज तक कभी भी हम भारतीयों ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। यवन के राजकुमार सेलुकस निकेटर को भी जीतकर हमने उसे माफ कर दिया था। तो हम इतने विनम्र हैं कि अगर हम किसी को हरा देते हैं या किसी को जीत लेते हैं तो भी हम उसके साथ में विनम्रता पूर्वक ही सदाचार करते हैं। ठीक है। घ, हमारे देश में अतिथि का सत्कार देवता के समान होता है। कभी सुना होगा आप लोगों ने भी, अतिथि देवो भव। भारत में ये बात बहुत प्रचलित है, मशहूर है, अतिथि देवो भव। तो वही बात यहाँ पर कवि कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे देश में अतिथि देवता के समान है। हमारे यहाँ अतिथि को देवताओं के समान समझा जाता है और उनका आदर सत्कार देवताओं के समान किया जाता है। तभी तो भारतवर्ष में अतिथि देवो भव के नाम से यह बात विख्यात है ना। हम भारतवर्ष के लिए सब कुछ भेंट कर दें। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, है ना। हमें इस गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और हम इस पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। तो ये हमारा प्रश्न अभ्यास था इस कविता का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, आसान लगेगा और आप इसको आराम से पढ़ सकेंगे। ये वीडियो वाला लेसन
मेरे ब्लॉग पर भी दिया हुआ है, तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर हाँ कहीं पर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले लेसन्स में हम इसको और सही ढंग से कर पाएँ और गलतियों को सुधार सकें। ठीक है, तो कल नए लेसन के साथ में, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।